नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह 100 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6 है, जिसमें कि इससे पहले 5 टेस्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा करके अवश्य देख लें। दोस्तों, यह टेस्ट 100 क्वेश्चन का टेस्ट है और फुल्ली एक्सप्लेनेशन टेस्ट होगा। और यह टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यह टेस्ट 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। इसमें आपको एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यह टेस्ट खास तौर पर बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। यह जो है टेस्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, बिना देखे हुए मत जाएं। और इसे आप शेयर ज़रूर करें ताकि आप यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक फैले और इसका फ़ायदा सबों को मिल सके। और अपने टेस्ट को जांच भी आप आराम से कर सकते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो आइए इस सब बातें से आगे बढ़ते हैं। आइए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन इस टेस्ट का शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आइए आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह किया गया था आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इन्होंने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किया गया था। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कहता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। कहता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों आपको 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह युद्ध अंग्रेज और मराठा के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठा पराजय हो गया था। इसमें अंग्रेज की जीत हो गई थी और यह आपको 1775 से 1782 ईस्वी के बीच चला था। और यह युद्ध की समाप्ति आपको 1782 ईस्वी में सलवाई संधि पर जाकर के यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो इतना था इसका एक्स्ट्रा फैक्ट। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा और नोट जरूर करते चलिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर में कहता है कि सिंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है। कहता है सिंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किस कारण से कहा जाता है, वह कारण आपको तो बताना है। तो सिंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सिंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में ही हुई थी। कहाँ हुई थी? हड़प्पा में ही हुई थी। इसका ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपको रावी नदी के किनारे की गई थी और यह 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में किया गया था। दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, रावी नदी के किनारे। इतना इसका एक्स्ट्रा फैक्ट था, इसे भी आप ध्यान में रखें। आइए आगे है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। सिंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए सिंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस दार्शनिक तत्व का संबंध जैन धर्म से है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक का संबंध जैन धर्म से है। तो जैन धर्म से स्यादवाद अथवा स्यादवाद या अथवा अनेकतावाद का संबंध जो है जैन धर्म से है। किससे?
जैन धर्म से है। ए नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है बिहुवाद का संबंध आपको वैष्णव धर्म से था। वैष्णव धर्म से बिहुवाद का धर्म संबंधित था। और ये अष्टांगिक मार्ग आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। जैन धर्म का संबंध संयादवाद और अथवा अनेकतावाद से संबंधित है जैन धर्म। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर में कहता है दोस्तों, किस सन में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के पद की शुरुआत की गई थी? कहता है किस एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल का पद शुरू किया गया था? तो यह किया गया था आपको 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल पद की शुरुआत की गई थी। सॉरी दोस्तों, यह ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे है कि जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? कहता जलियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? तो जलियांवाला बाग यह आपको पंजाब में स्थित है। कहाँ स्थित है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है। यह जलियांवाला बाग आपको 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था, जिसके बाद यह जलियांवाला बाग काफ़ी प्रचलित हुआ और तभी से यह जलियांवाला बाग का नाम बहुत ज़्यादा हुआ है इसी घटना के वजह से। तो ये जलियांवाला बाग आपको कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में स्थित है और ये आपको 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आइए आगे है, कथा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के तुलसीदास समकालीन थे? कथा की तुलसीदास किसके समकालीन थे यह आपको बताना है। तो तुलसीदास आपको अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यह भारत पर आक्रमण तैमूर ने 1398 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 9 नंबर का कहता है प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट रहने वाला था। आर्यभट्ट जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे वो कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आपको कुसुमपुर पटना का रहने वाला, पटना के पास कुसुमपुर है, वहीं के रहने वाले थे आर्यभट्ट, जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास एवं बम्बई में निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था का प्रचलन शुरू किया था? कहता ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास और मुंबई के अंतर्गत, जो उस समय बम्बई था उसके अंतर्गत किस भूमि व्यवस्था का प्रचलन शुरू किया था? तो अंग्रेजों के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। क्या शुरू की गई थी? रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था शुरू की गई थी। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, किस गवर्नर जनरल के समय ठगी प्रथा का दमन भारत में किया गया था? कहता ठगी प्रथा व्यवस्था का अंत किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो यह किया गया था आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में किया गया था। और कब किया गया था? तो यह आपको 1830 ईस्वी में किया गया था। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का दमन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। यहाँ ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? कहता है पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच? तो यह युद्ध आपको 1761 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था और 15 जनवरी को लड़ा गया था। 15 जनवरी
1761 ईस्वी को लड़ा गया था। किसके बीच? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है 13 नंबर में, कहता कि 1724 ईस्वी में निज़ाम उल मुल्क असफ जाह ने किस राज्य की स्थापना की थी? किस राज्य की स्थापना की गई थी? तो इन्होंने हैदराबाद की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? हैदराबाद की स्थापना की गई थी। और इन्होंने 1724 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1724 ईस्वी में स्थापना, हैदराबाद का स्थापना किया था। निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ ने किया था इसकी स्थापना। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 14 नंबर में, कहता है कि 1857 ईस्वी में 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने 1857 ईस्वी के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ये आपको बताना है। तो ये राज्यों का विलय करना छोड़ दिया था। इससे पहले जो राज्यों का विलय करता था, इन्होंने इसके बाद यह राज्यों का विलय छोड़ दिया था। और किसके कारण छोड़ दिया था? ये 1858 ईस्वी के रानी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार 1858 ईस्वी के रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र के अनुसार इन्होंने इस कार्य को इन्हें छोड़ना पड़ा था। राज्यों का विलय करना छोड़ दिया था। यहाँ बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? कहता है संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई है? तो यह हुई है आपको कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत हुआ है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना की गई है। और यह मिशन योजना कब लाया गया था? यह 16 मई 1946 में लाया गया था कैबिनेट मिशन योजना। और इसी योजना के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा की स्थापना की गई। आगे है 16 नंबर में, कहता कि रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कहता है कि रेणुका नामक आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह आपको कहाँ स्थित है? यह आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह खास तौर पर दलदली भूमि होती है। क्या होती है? दलदली भूमि होती है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे है कि चुटकपन बिजली परियोजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कहता है चुटकपन बिजली परियोजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है चुटकपन बिजली परियोजना। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर में कहा गया है कि भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग है। कहता है भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग कौन सा है? तो यह आपको हथकरघा उद्योग है। क्या है? हथकरघा उद्योग लघु उद्योग है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न नदी अरब सागर में गिरती है। कहता है कि नीचे दी गई कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो ये आपको ताप्ती नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ताप्ती नदी खास करके आपको मध्य प्रदेश के बेतुला ज़िले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बेतुला ज़िले से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन एक सीमा रेखा है, तो किसके बीच यह स्थित है? तो यह आपको मैकमोहन लाइन रेखा भारत और चीन सीमा के दोनों के बीच सीमा बनाती है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह 1914 ईस्वी में खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1914 ईस्वी में खींची गई थी। आगे है
21 नंबर में कहता है, सॉरी दोस्तों, 21 में कहता है हरित क्रांति का जन्मदाता कौन? हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो हरित क्रांति के जन्मदाता आपको नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग है हरित क्रांति के जन्मदाता। और ये भारत में 1960 के दशक में, अगर भारत की बात किया जाए तो 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति लाया गया था। और ये स्वामीनाथन के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? स्वामीनाथन का। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता स्वामीनाथन को माना जाता है, लेकिन विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग होंगे। यहाँ इसका आंसर बी नंबर होगा, लेकिन यही भारतीय पूछा जाता है कि भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता कौन है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन होता है। लेकिन यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, नॉर्मन बोरलॉग। आगे है, किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? कहता है रबी फसल की बुआई किन महीनों में होती है? तो यह आपको अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है। कब होती है? अक्टूबर और नवंबर महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता तमिलनाडु में मानसून के समय महीने कौन से हैं? कहता कि किस महीने में तमिलनाडु में मानसून प्रवेश करता है। इसका कहने का मतलब यही है। तो ये आपको नवंबर दिसंबर में तमिलनाडु में मानसून प्रवेश करता है, और ये लौटते हुए मानसून में तमिलनाडु में वर्षा होता है, इसीलिए नवंबर दिसंबर में वहाँ मानसून प्रवेश करता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? कहता किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो ये बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती है। यह कहाँ मिलकर गंगा बनती है? कौन? भागीरथी और अलकनंदा। तो यह आपको देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में आपस में मिलती है, और वहीं से ये गंगा कहलाती है। तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, दोस्तों यह काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे अगर यहाँ तक देखिए, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, इसे शेयर अवश्य करिएगा। आइए 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत में स्वतंत्रता से पहले निम्नलिखित में किसने निर्धनता की अवधारणा पर विचार किया था? कहता है भारत में स्वतंत्रता से पहले किसने निर्धनता अवधारणा पर विचार किया था? तो यह किया था आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ही वह आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में निर्धनता अवधारणा पर या फिर बजट पर विचार रखा था। तो यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? कहता है नीचे दिए गए कौन सा कथन है जो मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित करता है? तो मौसमी बेरोजगारी को परिभाषित करता है आपको डी नंबर, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त हो उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है, क्योंकि उस मौसम के बाद फिर वहाँ के लोग बेरोजगार ही रहते हैं, इसीलिए उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है
तब इसके उत्पादन की मांग क्या होगी। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ता है, जब किसी वस्तु की मूल्य बढ़ता है तो इसकी उत्पादकता में क्या होगी। तो इसकी उत्पादकता में आपको उत्पादकता भी बढ़ती है। क्या होती है, उत्पादकता भी बढ़ती है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बाजार में विदेशी मुद्रा की बिक्री कहलाती है। विदेशी मुद्रा की बिक्री क्या कहलाती है। तो यह आपको आधिकारिक आरक्षित लेन देन कहलाता है। क्या कहलाता है, आधिकारिक आरक्षित लेन देन कहलाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। कहता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यह नियंत्रित किया जाता है आपको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, सेबी द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है। यह अनुच्छेद 112 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। आइए आगे देखते हैं। 31 में कहता है कि सरकार की अनुमति, प्राप्तियों और व्यय का विवरण संसद के समक्ष प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख है। तो संविधान के अनुच्छेद 119 में यह उल्लेख है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है वस्तु एवं सेवा कर जिस जीएसटी का सहायता से क्या होता है। इनमें नीचे दिए गए 3 कथन है, इनमें से तीनों कथन पर विचार करना है। कहता है सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, सही है। देश में आर्थिक एकीकरण सुनिश्चित किया जा सकेगा, यह भी सही है। एक देश एक कर कई बाजार के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, यह भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है, तो डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रुपयों की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है। कहता कि दिए गए कथनों में से कौन सा कथन भारतीय रुपये की परिवर्तनीयता के संदर्भ में सही है। तो ये आपको सी नंबर सही हो जाएगा। क्या होगा, सी नंबर सही होगा। यह चालू और पूंजी लेखा दोनों पर परिवर्तनीय होता है। और यह आपको 19 अगस्त 1994 ईस्वी को चालू खाता में इसे शामिल किया गया था। सी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है व्यापक आधार युक्त व्यापार और निवेश करार इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट भारत और निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। तो यह दिखाई पड़ता है आपको यूरोपीय संघ के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के नाम के रूप में समझा जाएगा। क्या जाएगा, समझा जाएगा। तो ये आपको समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य के स्तर पर समझा जा सकेगा। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि द जनरल थ्योरी ऑफ
एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको जॉन मेनार्ड किन्स हैं। कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स हैं। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 37 नंबर में, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह आपको अनुच्छेद पहला किसी भी राज्य क्षेत्रों और ब्यौरों में इसकी सूचना देती है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। नए राज्य की गठन की शक्ति किसके अंतर्गत निहित है? तो यह आपको संसद के हाथों यह शक्ति निहित है और यह अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। किसके पास निहित है? संसद के पास निहित है। और कहाँ वर्णित है? तो अनुच्छेद 4 में वर्णित है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 249 है वह किससे संबंधित है? तो यह राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद से संबंधित है। किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, इन पर विचार करना है और कहता है इनमें कौन सही है यह आपको चुनना है। कहता है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो यह सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तिल्लियाँ हैं। यह भी सही है। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। यह भी सही है। तीनों सही है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1 और 2 तीनों सही हैं। आगे है भारत में राज्य विधापालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो ये आपको विधान पालिका परिषद है। क्या है? विधान पालिका इसका उच्च सदन है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 42 में कहता है ऊपर दिए गए सही 4 कथन दिए गए, उसमें जो सही है उसे चुनना है। कहता है निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा ऐसा जो है राज्य के नीति निर्देशक में शामिल है? तो यह आपको मद्य निषेध, यह बिल्कुल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से विषय से संबंधित है और यह अनुच्छेद 47 ए में इसकी प्रावधान है और ये बाकी सब नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, केवल एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? कहता कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है, यह आपको बताना है। ये सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है
कहता भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? कहता भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो यह की गई है आपको सभी में, ये सभी अनुच्छेद 19A(G) में, मतलब A, B, C सभी सही है। डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आपको भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है। क्या है? भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, यह बिल्कुल सही है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? सॉरी दोस्तों, हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, किसने कहा है? तो यह आपको के.एम. मुंशी ने कहा। क्या है? किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं है, मतलब नहीं थे? सॉरी दोस्तों, कहता है 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस समय प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं थे? तो ये आपको समाजवाद शामिल थे, पंथ निरपेक्ष भी यह भी शामिल था, अखंडता यह भी शामिल था, सिर्फ गणराज्य शामिल नहीं थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये अखंडता शब्द आपको उन्नीस में जोड़ा गया था। आगे है दोस्तों, कहता है कि उस स्थिति में जब कि लोकसभा और द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन ने वह स्वीकार कर दिया है, तब क्या होगा? तब विधेयक, किसी भी धन विधेयक को अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। यहाँ ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था, जो निम्न में से किससे संबंधित है? कहता है कि संविधान की प्रथम संविधान संशोधन जो आपको 1951 में हुआ था वह निम्न में से किससे संबंधित था? तो यह आपको संबंधित है कुछ राज्यों के किए गए कृषि भूमि सुधार के संरक्षण से संबंधित है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है कि सिक्किम एक नया राज्य बना। कहता है सिक्किम एक नया राज्य बना, कब बना था? तो ये आपको संविधान के 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम एक नया राज्य बना था। और यह सॉरी दोस्तों, ये 34वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बना था और ये 35वां राज्य बना था। क्या बना था? 35वां राज्य बना था। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत को
कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कहता है भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर आपको न्यूजीलैंड और डेनमार्क दोनों सम्मिलित रूप से आया है और अंतिम स्थान आपको दक्षिणी सूडान को मिला। किसे है? दक्षिणी सूडान को मिला है। लेकिन इसमें भारत का स्थान 86वां रहा है। क्या रहा है? 86वां स्थान भारत का रहा है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी की गई है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें आपको 7वां स्थान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ है? 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता हाल ही में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? कहता है कि यह संस्था आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जारी किया जाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 का है। आगे कहता है हाल ही में अमेरिका में कौन व्यक्ति देश के पहले सेकेंड जेंटलमैन बन गए हैं? पहले सेकेंड जेंटलमैन बन गए हैं। तो यह बन गए हैं आपको डगलस एमहॉफ। कौन बन गए? डगलस एमहॉफ सेकेंड जेंटलमैन बन गए हैं। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 56 नंबर में, कहता है कि मध्य प्रदेश के किस बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ है? तो यह प्रस्तावित हुआ है आपको ओकारेश्वर बांध पर। कहाँ? ओकारेश्वर बांध पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित हुआ है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इनके वर्तमान अध्यक्ष आपको जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है? जी सतीश रेड्डी हैं। इसकी स्थापना आपको 1958 में हुई है। कब हुई है? 1958 में किया गया है और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में। कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान अध्यक्ष आपको जी सतीश रेड्डी तो है ही। यहाँ आंसर होगा बी नंबर, जी सतीश रेड्डी। और इसकी स्थापना 1958 में, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आगे है, आगे कहता है कि हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के अनुसार कौन मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो यह बन गए हैं आपको जोंग सांसन। कौन बने हैं? जोंग सांसन एशिया के पहले अमीर व्यक्ति बने हैं, जो कि मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर बने हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस आधार पर मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, लेकिन पहले हैं जोंग सांसन जो कि चाइना से है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया गया। वर्ष 2021 में इस सम्मेलन का थीम क्या था? कहता है 9 जनवरी 2021 को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है और 2021 में जो यह दिवस मनाया गया तो इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है आपको आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या है? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यह आपको 2003 से मनाया जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आइए आगे है, हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? कहता है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है आपको संजय कपूर को। किसे चुना गया है?
संजय कपूर को चुना गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किसे सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन चुना गया है। सोमनाथ मंदिर का सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का चेयरमैन किसे चुना गया है? तो यह चुना गया आपको अमित शाह को। किसे चुना गया है? अमित शाह को चेयरमैन अमित शाह को चुना गया है, लेकिन अध्यक्ष पद नरेंद्र मोदी को मिला है। और पहला सोमनाथ ट्रस्ट मंदिर का चेयरमैन आपको पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाया गया था। यहाँ आंसर होगा बी नंबर। क्या होगा? बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की घोषणा की। इस चरण में लगभग कितने लोगों का टीकाकरण किया जाएगा? तो पहले चरण में लगभग 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। कितने लोगों का? 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत के किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई आपको हिसार और चंडीगढ़। किसके बीच? हिसार और चंडीगढ़ के बीच शुरू की गई है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों और युवाओं में संविधान की जागरूकता हेतु किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह की है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन अभियान की शुरुआत ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ये नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 65 में, हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो यह जीता है आपको इनटू द डार्कनेस। किसने? इस इनटू द डार्कनेस ने 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। किसने जीता है? इनटू द डार्कनेस ने जीता है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किसने महिला T20 क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाया है? कहता है कि हाल ही में T20 महिला क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह आपको सोफी डिवाइन बन गए। कौन बन गए हैं? सोफी डिवाइन बन गए हैं, जो कि आपको न्यूजीलैंड की कप्तान है। न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तान है सोफी डिवाइन। इन्होंने मात्र 36 गेंद में शतक बनाया है। और वहीं अगर पुरुष की बात की जाए तो पुरुष में रोहित शर्मा ने मात्र 35 गेंद में शतक लगाया था, लेकिन सोफी डिवाइन ने 36 गेंद में शतक लगाया है। और ये किसी महिला द्वारा सबसे तेज T20 में लगाया गया शतक है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सोफी डिवाइन। आगे है, साल 2021 का G7 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित हुआ है? 2021 का G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह आपको कॉर्नवॉल ब्रिटेन में प्रस्तावित किया गया। कहाँ? कॉर्नवॉल ब्रिटेन में प्रस्तावित किया गया है, जो कि आपको 11 जून से 13 जून के बीच चला था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में जूको घाटी आग के फैलाव के कारण चर्चा में रही। यह घाटी किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? तो यह आपको किन दो राज्यों के बीच स्थित है? यह आपको नागालैंड और मणिपुर के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है? नागालैंड और मणिपुर के बीच स्थित है। और ये किस लिए प्रचलित था? क्योंकि इसमें आग लग गई थी, जिसके कारण यह काफ़ी चर्चा में रहा था। कौन? जूको घाटी। ये नागालैंड और मणिपुर के बीच स्थित है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि हाल ही में
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मरीन मेगाफॉन स्टैंडिंग गाइडलाइंस के साथ किस एक्शन प्लान का दस्तावेज जारी किया है? तो यह आपको नेशनल मरीन ड्यूगोंग एक्शन प्लान जारी किया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि गणतंत्र दिवस 2021 में भारत के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस समय आपको इसका सही आंसर होगा डी, कोई नहीं। कोविड-19 के कारण 2021 के गणतंत्र दिवस पर कोई भी अतिथि नहीं आए थे, जिसके कारण यह कोविड-19 के कारण अतिथि उपस्थित नहीं हो पाए थे। यहाँ मुख्य अतिथि नहीं थे कोई भी। यह आपको ऐसा 4 बार, अब तक 4 बार ऐसा हुआ है जब गणतंत्र दिवस पर कोई भी अतिथि शामिल नहीं हुए थे। ऐसा पहली बार आपको 1952 में हुआ था जब कोई अतिथि शामिल नहीं हुए थे, और 1953 में भी शामिल नहीं हुए थे, और 1966 में और 2021 में। यह 4 टाइम ऐसा हुआ है जब गणतंत्र दिवस पर कोई भी अतिथि शामिल नहीं हुए थे। तो यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी नंबर कि कोई शामिल नहीं हुए थे। आपको याद रखना है कब कब। पहली बार 1952 में शामिल कोई नहीं हुए थे, फिर 53 में, उसके बाद 1966 में, और लास्ट 2021 में कोई भी अतिथि कोविड-19 के कारण शामिल नहीं हुए थे। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाल ही में किस संस्था पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? कहता है कि हाल में किस स्थान पर देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह किया गया आपको लद्दाख में। कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग का प्रस्ताव रखा गया है। यह मशरूम किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह आपको डोडा, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। डोडा नामक जगह पर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कौन सा? गुच्छी मशरूम पाया जाता है, जिसे जीआई टैग के लिए प्रस्ताव रखा गया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डोडा नामक स्थान जम्मू कश्मीर में यह मशरूम पाया जाता है। आगे है हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय करने की घोषणा की है? कहता है कौन से राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना को आयुष्मान भारत योजना में विलय करने की घोषणा की है? तो यह किया है आपको तेलंगाना सरकार। किसने? तेलंगाना सरकार ने इसकी घोषणा की है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से इसमें क्या होता है? तो वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी और ये आगे चलकर फट जाएगा। क्या होगा? गुब्बारे का आमाप में वृद्धि होगी। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और हाइड्रोजन गैस का दाब बढ़ेगा, जिसके कारण गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी और वह फट जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? तो धूल कण इसका मुख्य कारण है। प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन से एक उत्पन्न होती है? कहता है इस समय कौन सा उत्पन्न होता है? तो यह आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है और ओजोन गैस उत्पन्न होता है। यह दोनों उत्पन्न होता है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हो जाएगा।
आगे है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कहता है नीचे दिए गए 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसे आपको चुनना है। तो दोस्तों यहाँ सी नंबर सही नहीं है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि की वेग कम हो जाती है, यह गलत है। तो यहाँ आपको आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन बाहरी पहिया पर उल्टेगा। मतलब इसमें कौन सा कथन सही है ये आपको चुनना है। तो इसमें है कि बाहरी पहिया पर उल्टेगा, यह सही है। अंदर के पहिया पर उल्टेगा, यह गलत है। बाहर की तरफ फिसलेगा, यह भी गलत है। अंदर की ओर यह सही है। बाहर की ओर फिसलेगा, यह सही है। अंदर की ओर फिसलेगा, यह गलत है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा ए नंबर है। 1 और 3 सही है। आगे है, एक रोगग्रस्त मानव जो है निम्न अवस्थाओं में पर विचार कीजिए। जब एक मानव रोगग्रस्त है तो उनकी अवस्थाओं पर विचार कीजिए। कहता है कि सूजे हुए लसिका पर्व, अगर एड्स के लक्षण पाया जाता तो एड्स के लक्षण के संदर्भ में जांच करना है आपको। तो सूजे हुए लसिका पर्व, यह सही है। रात्रि में पसीना आना, यह भी सही है। स्मृति लोप, यह भी सही है। वजन का घटना, यह भी सही है। तो एड्स के संदर्भ में यह चारों सही है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस आपको एक मृदु कवची है। क्या है? मृदु कवची है ऑक्टोपस। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 81 में कहता है कि जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो यह तथ्य कहलाता है। तो यह तथ्य क्या कहलाता है? तो यह तथ्य बहुप्रभावित कहलाता है। क्या कहलाता है? यह तथ्य बहुप्रभावित कहलाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। यह किसके कारण होता है? तो यह होता है विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। पशुओं में फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण होता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है यह आपको चुनना है। कहता है सभी इकाइनोडर्म सजीवी प्रजक होते हैं। नहीं, यह नहीं होते हैं। ए नंबर ही गलत है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर जो गलत है। आगे है 84 में कहता है टिक और माइट वास्तव में होते हैं। टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो यह आपको टिक और माइट क्या है? टिक और माइट वास्तव में क्या होते हैं? तो यह आपको एक मकड़ी वंशी है। क्या है? मकड़ी वंश का है। ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कहता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है किसके साथ घटता है? तो यह ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटते जाता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? तो यह आपको बोहर के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? बोहर के द्वारा बताया गया था। आगे है मानव रक्त की
का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इस मानव रक्त का पीएच मान आपको 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। आगे कहता है फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है क्या कहलाता है, तो यह आपको बाह्य दल पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? पादप कोशिका में किसमें विभाजन की क्षमता होती है? विभाजन की क्षमता आपको शीर्षस्य विभाजक योजक में होता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? कहता है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, यह आपको बताना है। तो भौतिक परिवर्तन आपको कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस निकलता है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है इथाइल एल्कोहल। क्या है? इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तो यह आपको इथाइल इथेनोएट बनाता है। क्या बनाता है? इथाइल इथेनोएट बनाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 92 नंबर में कहता है अदरक एक तना है ना कि एक जड़, क्योंकि यह इसमें पर्व तथा पर्व संधि होते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह इसमें पर्व एवं पर्व संधि होते हैं। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है अनानास एक है। अनानास क्या है? तो अनानास आपको एक कंपोजिट फल है। क्या है? कंपोजिट फल है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यह आपको शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। आगे कहता है कि यदि रीना 12 मोबाइल फ़ोन इतना मेज़बानी प्रक्रिया करता है। दोस्तों यहाँ से मैथ शुरू हो गया है, तो इसे आप लोग आप आंसर नोट कर लें, इसे बनाकर देखिएगा, खुद बनाइएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर, आप लोग नोट कर लीजिए। 95 का हो जाएगा, 1 नंबर इसका आंसर होगा। 96 का सी नंबर इसका आंसर होगा। दोस्तों बनाइएगा जरूर, इसे छोड़िएगा नहीं, बना जरूर लीजिएगा। 97 का सी नंबर आंसर होगा। 98 का आपको सी नंबर आंसर हो जाएगा। और 99 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, क्या होगा? 99 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। और 100 का आपको डी नंबर आंसर का 12 डी नंबर 100 का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों आप हर एक टेस्ट को ज़रूर दें, रेगुलर टेस्ट रहेगा, आप इसे ज़रूर दिया करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।